गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने हिंदी पल्लव का पल्लव पुस्तक का पाठ 16 मेरी मास्को यात्रा का अध्ययन करेंगे। बच्चों, मेरी मास्को यात्रा में लेखक जो है मास्को की यात्रा पे गए थे उसी का वर्णन उन्होंने किया है। प्रस्तुत पाठ के लेखक जो है डॉक्टर नगेंद्र हैं। इन्होंने मास्को में क्या क्या देखा और वहाँ पर वहाँ की क्या विशेषताएं थी उसके बारे में हमको बताया है कि वहाँ पर कैसा विश्वविद्यालय था, कहाँ से कैसे उतरे, कैसे गए, हवाई जहाज़ से कैसे एयरपोर्ट पे उतरा, वहाँ पे कैसे लोगों का स्वागत किए। ये सारी चीज़ों को लेखक ने इस पाठ के माध्यम से हमें बताया है। बच्चों, जो डॉक्टर नगेंद्र हैं इनके बारे में थोड़ा हम लोग जानें। आप अपनी बुक में देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र का जीवन परिचय पाठ 16। डॉक्टर नगेंद्र का जन्म 1915 में अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में हुआ था। सन 1955 में ये दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जिसको बोलते हैं, हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष नियुक्त किए गए। रस सिद्धांत आपकी पुरस्कृत रचना है। रस सिद्धांत, इनकी रचना का नाम क्या है? रस सिद्धांत, जो इसको पुरस्कृत रचना नहीं पुरस्कार दिया गया था। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश द्वारा इन्हें राज पुरस्कार दिया गया। आपको डालमिया पुरस्कार भी सम्मानित, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने इन्हें राज पुरस्कार दिया गया और डालमिया पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले कुछ शब्दार्थ लिखी हूँ मैं। नियत, देखिए शब्दार्थ को देखिए। नियत मतलब समय पर, जो समय तय समय होता है, नियत समय पर लोग बोलते हैं नियत समय पर गाड़ी आई, यानी जो पहले से समय तय था उस समय पर। वैभव यानी शक्ति, असीम सीमा रहे, जिसकी कोई सीमा ना हो, इतना बड़ा है असीम। ठीक है, ये संसार क्या है? असीम है, इसकी कोई सीमा नहीं, संसार यहाँ खत्म हो जाएगा। निरापद यानी सुरक्षित, निरापद का मीनिंग किसी को सुरक्षित रखना। त्रंदा ऊँट, जो नींद आती है ना वैसे। गरिमा गौरव, गरिमा का मीनिंग होगा गौरव। ठीक है। गवाक्ष यानी झरोखा, खिड़की में जो झरोखा या दरवाजे में ऐसे रोशनदान वगैरह, इसी को गवाक्ष बोलते हैं। ठीक है। तो बच्चों, आप पाठ देखिए। प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में लेखक ने अपनी मास्को यात्रा का वर्णन किया। यात्रा वृत्तांत यानी जैसे लोग डायरी लिखते हैं तो उसमें वर्णन करते हैं, उसी तरह लेखक ने भी अपना यात्रा वृत्तांत का वर्णन हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इस वृत्तांत के माध्यम से लेखक अपने पाठकों को रूस और भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में बताना चाहता है। रूस और भारत में का आपसी मैत्रीपूर्ण जो संबंध था उसके बारे में लेखक हमको बता रहे हैं। बच्चों, पाठ देखिए एक नज़र में। 16 अगस्त सन 1967 को दिन के लगभग 2:30 बजे अपने नियत समय पर हमारा वायुयान मास्को के हवाई अड्डे पर पहुंच गया। जो समय निश्चित था उस समय पर लेखक बता रहे हैं कि मेरा हवाई जहाज जो है वायुयान मास्को के हवाई अड्डे पर पहुंच गया। उतरते हुए विमान से मास्को का वह रिंगत, विस्तार और विराट ऐश्वर्य अद्भुत था। उतरते हुए विमान से मास्को का वह जो रूप था कि कितना बड़ा है, जो मास्को के बारे में जो देखा वो हमको जो है दिशाओं का अंत जो चारों तरफ फैला हुआ था वो देख करके हमें बहुत अच्छा लगा। विस्तार फैला हुआ, वहाँ के विशाल वायुयानों को देखकर पुराणों की यह कल्पना साकार हो उठी कि आदिम युग में पर्वत भी उड़ा करते। वहाँ की वायुयान यानी वहाँ का जो हवाई जहाज है उसको देख करके यह बोले कि लेखक यह जो सिद्ध था कि पुराणों में जो है पहाड़ भी उड़ा करते हैं। लोग कहते हैं ना कि पहाड़ उड़ा करते, इतने बड़े बड़े थे कि ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पहाड़ भी उड़ा करते हैं, जो कहते हैं आदिम युग में, वैसा ही बड़ा बड़ा वायुयान वहाँ का था। इस नगर के वैभव को देखकर मानव के असीम गौरव का प्रभाव मन पर पड़े बिना नहीं रहता। इस नगर के वैभव यानी शक्ति को देखकर, वैभव देखिए लिखा हुआ है, शक्ति को देखकर मानव के असीम गौरव का प्रभाव मन पर पड़े बिना नहीं रहता। कि यहाँ पर देख के कि यहाँ की सीमा रहित है, इतना बड़ा मास्को है,
वो देख करके बहुत मन जो है आनंदित हो गया। मॉस्को का रूसी नाम मस्कवा है। क्या है? मस्कवा। यह सोवियत संघ का सबसे बड़ा शहर है। कहाँ का? सोवियत संघ का सबसे बड़ा शहर है और विश्व के विशाल नगरों में से एक है। इसका नामकरण मस्कवा नदी के नाम पर हुआ। वहाँ जो नदी बहती थी उसका नाम मस्कवा था, उसी के नदी के नाम पर ही वहाँ का नाम मॉस्को, जो अब शहर के बीच में से होकर बहती है। नदी जो है शहर के बीच से होकर बहती है। इस नगर की आबादी करीब 65 लाख है और इतिहास लगभग 60-100 वर्ष पुराना है। इसकी आबादी क्या है? करीब 65 लाख है और इतिहास लगभग 800 वर्ष पुराना है। द्वितीय विश्व युद्ध में मॉस्को की रक्षा सोवियत संघ के लिए केवल राष्ट्रीय सम्मान का नहीं वरन जीवन मरण का प्रश्न बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो मॉस्को की रक्षा करना सोवियत संघ के लिए केवल अपने राष्ट्र के सम्मान की बात नहीं थी कि हम उसकी रक्षा करें, बल्कि उनके जीने मरने जान तक उसको लगा दिए थे उसकी रक्षा के लिए। इस रक्षा युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद मॉस्को को सबसे बड़ा राजकीय सम्मान, इस युद्ध में जब वो जीत गए, विजय प्राप्त किए, तो उन्हें राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया। विमान से उतरते ही मैत्री संघ के सदस्यों ने हमारा स्वागत किया। अब लेखक बता रहे हैं, जब मैंने विमान से उतरा तो मैत्री संघ के सदस्यों ने मेरा स्वागत किया। हमारे आवास की व्यवस्था मॉस्को नगर के एक आलीशान होटल में की गई, यानी रुकने के लिए गेस्ट बन के गए थे लेखक यहाँ से, तो उनके रुकने की व्यवस्था जो है मॉस्को नगर के एक आलीशान होटल में की गई थी, जिसमें 20 मंजिलें हैं। इतना बड़ा होटल था कि 20 मंजिली वो इमारत थी होटल की। नई होने पर भी इस होटल की इमारत में मध्ययुगीन शैली का प्रयोग था। नई होते हुए भी, मॉडर्न होते हुए भी क्या था, जैसे आजकल देखिए बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जाइए ट्रेडिशनल चीज़ें दिखाई देती हैं, उसी तरह वहाँ पर भी नया होते हुए भी मध्ययुगीन मध्यकाल की जो चीज़ें थी उसको वहाँ पर दिखाया गया था, उस तरह डेकोरेट किया हुआ था। उस दिन शाम को मैत्री भवन में भारतीय स्वतंत्रता पर्व का आयोजन था, जिसमें सोवियत संघ के उप प्रधानमंत्री, अनेक वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय दूतावास के सदस्य तथा अनेक प्रवासी भारतीय नर नारी उपस्थित थे। उस दिन शाम को क्या था मैत्री भवन में कि भारत की स्वतंत्रता पर्व का आयोजन था। सारे लोग वहाँ इकट्ठे, अनेक वरिष्ठ अधिकारी यानी उच्च पदस्थ अधिकारी लोग, भारत के दूतावास के भारतीय लोग जो वहाँ भारतीय दूत जो वहाँ पे रहते हैं वो लोग, और जो यहाँ भारतीय प्रवासी हैं जो मॉस्को में जाके बसे हुए हैं वो लोग, सारे लोग वहाँ पर उपस्थित हुए थे। वहाँ जो भाषण हुआ उनमें भारत के प्रति हार्दिक सौहार्द व्यक्त किया गया, हृदय से प्रेम जो वहाँ पे तारीफ की गई भाषण में, फिर भारत के बारे में बताया गया, तो उसको सुनने के बाद अत्यधिक जो है आंतरिक मन जो है बहुत सुख फील किया और हृदय सौहार्द मतलब हृदय से हार्दिक सौहार्द व्यक्त किया कि प्रेम व्यक्त किया गया हृदय से भारत के प्रति। उनके व्यवहार से भी स्पष्ट था कि वे हृदय से भारत की सुख शांति के अभिलाषी हैं। और वो भाषण दे रहे थे तो भाषण से भी ऐसा लग रहा था कि भाषण दे रहे हैं तो हृदय से, अपने हार्दिक मतलब हृदय से सुख शांति चाह रहे हैं, भारत की सुख शांति के अभिलाषी यानी इच्छा करते हैं। अभिलाषा करना मतलब इच्छा करना, वो लोग चाहते हैं कि भारत में सुख शांति प्राप्त। अभिनंदन के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था। अभिनंदन मतलब स्वागत, जैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, स्वागत किया, उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, उसी तरह स्वागत के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था। वहाँ के संगीत को सुनकर लगता था मानो पर्वत कंदराओं में मेघों का गंभीर घोष प्रतिध्वनित हो रहा हो। वहाँ की जो संगीत थी उसको सुनकर कैसा लग रहा था कि जैसे पर्वत कंदराओं में मेघों का गंभीर घोष, मतलब मेघ की आवाज़ जो है पहाड़ियों के बीच से आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसी वहाँ उसकी प्रतिध्वनि सुनाई दे रही थी। इस कार्यक्रम में सबसे आकर्षक था पुतलियों का खेल। जो प्रोग्राम था उसमें सबसे आकर्षक क्या था? पुतलियों का खेल था। रूस के पुतलियों का खेल विकसित कला रूप ले चुका था। रूस में जो पुतलियों का खेल था, पपेट शो जिसको बोलते हैं यहाँ पर, पुतलियों का खेल विकसित कला के रूप में ले चुका है। मॉस्को में इसके लिए अलग मंच बना हुआ है, जहाँ छोटे छोटे रूपों का प्रदर्शन, छोटे छोटे जो कठपुतली हैं वहाँ पर
मंच बना हुआ है, वो अपना कठपुतली का नाच अपना प्रदर्शन करते हैं। हम लोगों के सामने 5-6 पुतलियों द्वारा एक छाया नाटक प्रस्तुत किया गया। पुतलियाँ बड़ी तो उतनी ही थी जितनी हमारे यहाँ प्राय होती हैं, परंतु पर्दे पर उनकी छाया सामान्य स्त्री पुरुष की छाया, छोटी छोटी पुतलियाँ थी, लेकिन ऐसा लाइट था कि वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि बड़ी बड़ी पुतलियाँ हमारे यहाँ से बड़ी बड़ी दिख रही थी, एक स्त्री पुरुष के लंबाई के बराबर दिख रही थी। वे उसी तरह उठती, बैठती, चलती, फिरती तथा व्यवहार करती थी जैसे एक मनुष्य करता है, नर या नारी। उस तरह आपने राग, द्वेष, श्वेत, क्रोध आदि व्यक्त करती थी। उस तरह अपने राग मतलब प्रेम, द्वेष मतलब घृणा, शोक मतलब दुख, क्रोध यानी गुस्सा, सब कुछ उसी तरह व्यक्त करते थे जिस तरह हम साधारण मनुष्य करते हैं। उनके संवाद टेप पर अंकित थे। टेप पर अंकित थे यानी टेप बजता था तो वो उस पर एक्टिंग करती थी जो साथ साथ सुनाई पड़ते थे। छाया प्रकाश का प्रयोग इतना व्यवस्थित था कि पुतलियों की सूक्ष्म मुद्राएं भी इसमें इतना अच्छा लाइट की व्यवस्था थी कि जो उनकी मुद्रा थी, जो भी भाव भंगिमा, शोक प्रकट कर रही हैं, क्रोध प्रकट कर रही हैं या राग, द्वेष जो भी है उनके मन में, तो वो सारा कुछ इतना अच्छा लाइटिंग की व्यवस्था थी कि सब कुछ एकदम साफ दिखाई पड़ता था। मॉस्को में न जाने कितने ऐसे सिनेमा घर हैं जहां नगर की जनसंख्या का 1% भाग यानी लगभग 65,000 व्यक्ति एक साथ बैठकर मनोरंजन कर सकता। वहाँ का सिनेमा घर भी इतना बड़ा था कि एक साथ 65,000 व्यक्ति करीब एक साथ बैठकर मनोरंजन कर सकते हैं। मतलब हमारे देश का जनसंख्या का 1% भाग है। बोल्शोई थिएटर और आटे थिएटर सबसे प्रसिद्ध है। यहाँ के थिएटर का नाम है बोल्शोई और आटे थिएटर। ध्यान दीजिएगा, वन वर्ड आंसर में क्वेश्चन होंगे तो हमको करना है। हम लोग 18 तारीख की शाम को टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध उपन्यास युद्ध और शांति पर आधारित फिल्म के युद्ध दृश्य देखने गए। फिर लेखक बताते हैं कि हम लोग 18 तारीख की शाम को टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध उपन्यास युद्ध और शांति पर क्या फिल्म में युद्ध दृश्य देखने गए। इस फिल्म में युद्ध और शांति में वर्णित संग्राम के भयंकर दृश्यों को पूरे विस्तार के साथ अत्यंत यथार्थ रूप में प्रस्तुत किया है। यहाँ युद्ध और शांति के जो दृश्य है उसको एकदम यथार्थ यानी सत्य लग रहा था, इस ढंग से उसको प्रस्तुत किया गया था। सिनेमा का एक नया रूप भी हमने प्रदर्शनी में देखा, जिसमें दर्शक बीच में खड़ा होकर चारों ओर पर्दे पर घूमते हुए दृश्यों का अंग बन गया। यहाँ पर एक नया दृश्य देखा जो हमारे भारत में नहीं है। क्या देखा कि हमने प्रदर्शनी में देखा कि जिसमें दर्शक बीच में खड़ा है और चारों ओर पर्दों पर घूमते हुए दृश्यों का अंग बन जाता है। खड़ा है लेकिन चारों तरफ जैसे लगेगा पर्दे पर उसका दृश्य बन गया। चित्रशालाएं भी वहाँ काफ़ी हैं, जिनमें प्राय युद्ध के और विशेषकर अक्टूबर सन 1917 की क्रांति के चित्र प्रदर्शित हैं। चित्रशालाएं मतलब जो हम लोग जहाँ देखने जाते हैं, एग्जीबिशन वगैरह रखती है, तो वहाँ पर बोलते हैं कि वहाँ पे चित्रशालाएं, आर्ट गैलरी वगैरह थी। उसमें जाके म्यूज़ियम में देखा कि वहाँ के जो विशेषकर अक्टूबर सन 1917 में क्रांति हुई थी उसके चित्र भी वहाँ पर लगे हुए। रूस की चित्रकला में शक्ति एवं यथार्थता का प्राधान्य है। शक्ति एवं यथार्थता वहाँ पे जो है वो चित्र में दिखती है। रंग गाढ़े और चटकीले, रेखाएं पुष्ट और गहरी हैं। रंग जो है बहुत गाढ़ा है, चटकीला है, और रेखा जो भी है प्रदर्शित किया गया वो बहुत अच्छे से है। ऐसा विश्वास है कि प्रारंभ से ही इस तरह के चित्र देखने से जनता जीवन संघर्ष के लिए तैयार हो जाती है। और ऐसा वर्णन किया गया है कि ऐसा चित्र देख के वहाँ की जनता लगता है पहले से ही युद्ध संघर्ष के लिए तैयार हो जाती है। बच्चों के दिल मजबूत हो जाते हैं और उनके दिल से युद्ध का भय निकल जाता है। बच्चे भी दिल से मजबूत हो जाते हैं और उनके मन से, दिल से ये भय निकल जाता है। फिर देखिए लेखक क्या बताते हैं। मैत्री संघ की ओर से गोरकी संग्रहालय और टॉल्स्टॉय संग्रहालय के निरीक्षण करने का मेरे लिए प्रबंध था। गोरकी रूस के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं, उनका संग्रहालय था, म्यूजियम। उनकी रचनाओं में मानव मात्र की समानता का चित्रण किया गया है।
गोर्की ने अपने जीवन के अंतिम 5 वर्ष सन 1931 से 1936 तक इसी स्थान पर व्यतीत किए। संग्रहालय में प्रवेश करने के पहले ऊन के जूते पहनने पड़ते थे। इसमें दिवंगत आत्मा के प्रति श्रद्धा की भावना निहित है। रूस के विद्वान इस महान उपन्यासकार की रचनाओं को समझने के लिए इस संग्रहालय का उपयोग करते हैं। गोर्की की पुस्तकालय में लगभग 10,000 ग्रंथ हैं, जिनमें अनेक दुर्लभ ग्रंथों के प्रथम संस्करण और अनेक ग्रंथों की उपहार प्रतियां हैं। यानी उपहार, उनको कोई उपहार में दिया, उनकी लिखी हुई गोर्की जो वहाँ उपन्यासकार हैं उनका एक म्यूजियम था, उसमें गए घूमने, वहाँ पर 10,000 पुस्तकों का संग्रह था, उसको लेखक ने घूमा। क्योंकि मास्को की यात्रा पे थे तो वहाँ पर जो भी दर्शनीय स्थान था उसको लेखक ने वहाँ पर घूमा। बच्चों, आज हम लोग पाठ को यहीं तक पढ़ते हैं और आगे के पाठ के आगे के भाग को कि लेखक ने और क्या क्या घूमा, कहाँ गए, क्या किए, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बच्चों, आप लोग अपने कॉपी में पाठ के शब्दार्थ एवं लेखक परिचय लिख के कॉपी कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।